हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दया में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश का पार्ट 3। और इसके पहले दो वीडियो में हमने पढ़ा था, जिसमें पहले वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्य वंश के प्रारंभिक इतिहास स्रोत के बारे में और विभिन्न राजाओं के बारे में जो कि मौर्य वंश के राजा हुए। दूसरे वीडियो में हमने मौर्य समाज, मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वो वीडियो पहले ज़रूर देखें। और वर्तमान में मौर्य वंश के इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप ये पार्ट ज़रूर देखें। तो आज हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं मौर्य कला के बारे में। मौर्य कला के बारे में पढ़ेंगे और अशोक के धम्म के बारे में, जहाँ से कई सारे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कला के बारे में अगर हम बात करें, कला क्या होता है, किसे कला कहते हैं, तो मानव के द्वारा विकसित ऐसी कोई भी संरचना कला होती है। जैसे कि कोई भवन निर्माण हो उस काल में, या फिर कोई ऐसी मुद्रा निर्माण, जैसे कि मुद्रा का जो निर्माण होता था, या फिर मृदभांडों की खोज। इस तरह के जो निर्माण होते थे और वह एक लंबे समय तक चलते थे, ये कला की श्रेणी में आते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य वंश के समय में किस तरह की कला विकसित हुई। तो बात करें अगर हम मौर्य कला के संबंध में, तो सिंधु सभ्यता के बाद जो कला विकसित हुई वह मौर्य वंश में ही आकर के एक व्यवस्थित कला का जो है विकास हुआ। और इसी मौर्यकालीन समय में ही कला अपने विकास पर, अपने शुरुआती दौर पर आती है। तो जब सिंधु सभ्यता का दौर था उस समय कला का विकास था, जैसे कि देखने को मिलता है नगरीकरण था। तो नगरीकरण के संबंध में ईंटों का विकास था। उस समय ईंटों का एक साइज होता था। निर्माण के संबंध में जैसे कि देखने को मिलता है कि भवनों का निर्माण एक रूपरेखा के अनुसार, जैसे कि सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थीं, भवनों के दरवाजे जो मुख्य द्वार होते थे पीछे की तरफ होते थे। तो ये भी एक कला का हिस्सा ही है। सिंधु सभ्यता के बाद जब वैदिक काल आता है तो वहाँ पर कला लुप्त हो जाती है या फिर बिल्कुल ना के बराबर रहती है। इसके बाद जैसे ही मौर्य कालीन समय आता है तो कला फिर से एक बार अपने उत्कर्ष पर आती है। कला का एक शुरुआत होता है और वह किसी न किसी रूप में उभरती हुई सामने आती है, चाहे वो राजा के प्रयास के द्वारा हो या फिर किसी आम नागरिक के प्रयासों के फलस्वरूप। और इसका परिणाम यह रहता है कि यह उस मौर्य काल से शुरू होकर के वर्तमान में, जैसे कि आज तक भी आप देखते हैं कि कला का विकास होते रहता है। तो इसी संबंध में आज हम पढ़ेंगे। कला के संबंध में मौर्य काल में कुछ शिलालेखों के निर्माण करवाए गए, स्तूपों के निर्माण करवाए गए, स्तंभों के और गुहा लेखों के निर्माण करवाए गए। तो ये सभी मौर्य कला से जुड़े हुए थे, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे, क्योंकि अशोक जो था वह बौद्ध धर्म से संबंधित था, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो शिलालेखों की अगर हम बात करें, पहले देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के पश्चात जो कला का व्यवस्थित विकास हुआ वह मौर्य युग में हुआ। तो सिंधु सभ्यता के पश्चात जब कला का विकास हुआ, एक व्यवस्थित विकास, वह मौर्य युग में आकर के कला का व्यवस्थित विकास होता है और यहाँ से शुरू होती है। शिलालेख क्या होते थे, यानी पत्थरों पर कुछ लिखा जाता था और यह प्रयास किया जाता था जनता के बीच एक प्रचार करने का, जनता के बीच अपनी बात रखने का, ताकि जनता उनको समझ सके और अच्छे विचारों को अपना सके। इनमें एक तो राजनीतिक संदेश होते थे और इन्हीं के साथ साथ कुछ धार्मिक संदेश भी होते थे। तो शिलालेखों के माध्यम से राजनीतिक और धार्मिक अपने इन दोनों विचारों को जनता के बीच पहुंचाया जाता था, ताकि वह इन विचारों को समझें और इन्हें समझ करके धार्मिक विचारों को अपनाएं, अच्छी बातों को अपनाएं। तो शिलालेख का अर्थ क्या हो कि शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखे हुए लेख होते थे और इन्हें जनता के बीच प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच शिलालेख का निर्माण करवाया जाता था। शिला पर लेख लिखे जाते थे। इनकी संख्या अब तक कुल 14 प्राप्त हुई है। तो शिलालेखों की संख्या जो प्राप्त हुई है अब तक कुल 14 प्राप्त हुई है। और यह मौर्य साम्राज्य के जो उस समय जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान तक था, तो अफगानिस्तान से लेकर के इधर यह आंतरिक भाग तक भारत के सभी जगह से शिलालेखों का
जो है शिलालेख प्राप्त हुए हैं और इनकी कुल संख्या 14 प्राप्त हुई है। और इसमें कुछ शिलालेखों के बारे में वर्णन किया गया है, जिनमें से यहाँ पर आपके लिए कुछ शिलालेखों के क्रम के संबंध में क्रम वाइज वर्णन किया गया है। तो जो प्रथम शिलालेख है अशोक का, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया जाता है पशु बलि के बारे में निंदा की जाती है और अशोक के समय में मांसाहार को काफ़ी प्रतिबंधित किया गया था। तो प्रथम शिलालेख से क्या मिलता है? पशु बलि की निंदा। और जो चौथा शिलालेख है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथे शिलालेख में ये बताया गया है कि अशोक भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लेता है। अब ये भेरी घोष का अर्थ है युद्ध की नीति, यानी तलवार के बल पर शासन। वहीं धम्म घोष का अर्थ है कि धर्म के मार्ग पर चल करके शासन करना। तो अशोक, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह युद्ध की नीति को छोड़ करके धर्म की नीति अपनाता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। तो इसे किस शिलालेख में बताया गया है? तो चौथे शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। वहीं पांचवें शिलालेख में भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो महामात्रों की नियुक्ति की जाती थी, इसके बारे में वर्णन किया गया है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महामात्रों की नियुक्ति की जाती थी, ताकि मौर्य साम्राज्य के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो इनके लिए महामात्रों की नियुक्ति की जाती थी, जो कि घूम घूम करके साम्राज्य में प्रचार प्रसार करते थे। इसके बाद 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। तो अशोक ने अपने जीवन में कुछ तीर्थ यात्राएं की थी, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जगहों पर अशोक गया था घूमने, तीर्थ यात्राओं पर गया था। तो इसका उल्लेख जो मिलता है वह 7वें और 8वें शिलालेख से मिलता है। और 13वां शिलालेख, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कलिंग युद्ध का एवं उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि अपने राजा बनने के 9वें वर्ष अशोक कलिंग पर चढ़ाई करता है और कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाता है और फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई प्रयास करता है और इसी के समय में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार होता है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है एवं उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं इनके शिलालेखों के संबंध में। जो कि महत्वपूर्ण शिलालेख थे उनका वर्णन किया गया है। मैंने वहाँ पर जो महत्वपूर्ण शिलालेख थे उन सभी को लेकर के आया हूँ। 13वें शिलालेख, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, कई बार पूछा गया है। तो 13वें शिलालेख में। पशु बलि की निंदा प्रथम शिलालेख में। और ये भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया गया, ये इस तरह की वार्ता किस शिलालेख में की गई है? तो चौथे शिलालेख में। इसी तरह से इन शिलालेखों के संबंध में प्रश्न बनाकर पूछे जाते हैं। इसके बाद शिलालेखों की खोज के संबंध में कि शिलालेखों की खोज किसने की थी? पाटेद्री फैनथेलर ने सन 1750 में शिलालेखों की खोज की। जब ब्रिटिश काल आया तो ब्रिटिश काल में इन शिलालेखों की खोज हुई और इनके बारे में यह जानने का प्रयास किया गया कि यह किस समय के हो सकते हैं, यानी किस काल के हो सकते हैं, और इन पर लिखी गई बातों को पढ़ने का प्रयास किया गया। लेकिन इनको पढ़ने में सफलता नहीं मिली, क्योंकि यह आज की तरह हिंदी या फिर अंग्रेजी यानी देवनागरी लिपि में नहीं लिखे थे। ये जो लिखे गए थे ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपि में लिखे गए थे। तो इन्हें जो पढ़ने में सबसे पहले सफलता मिली तो सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को इस लिपि को पढ़ने में सफलता मिली और उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, इसके बाद खरोष्ठी लिपि को पढ़ा और फिर ग्रीक और अरमाइक लिपि को पढ़ा और इनमें लिखी गई बातों का जो वर्णन किया गया था उसको बताया कि इसमें क्या बताया गया है किस शिलालेख में। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं कि शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की? पाटेद्री फैनथेलर सन 1750 में। और इसे सबसे पहले
किसने पढ़ने में सफलता पाई? तो एक ये अंग्रेज थे जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने सन 1837 में सबसे पहले इन शिलालेखों को पढ़ा था। और जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी लिपि के संबंध में, तो लिपि से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपि थी, इन सभी लिपियों का प्रयोग अशोक के शिलालेख में किया गया है। तो जो ग्रीक और अरमाइक लिपि थी, तो भारत के, जैसे कि मान लीजिए ये भारत है, तो भारत के इस हिस्से में जो कि पश्चिमी हिस्सा था, सबसे पश्चिमी हिस्सा जो कि अफगानिस्तान का क्षेत्र था, तो जो कि यूनान से संबंधित था, यूनानी सभ्यता से संबंधित था। तो भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से में ग्रीक और अरमाइक लिपि में जो शिलालेख पाए गए हैं, तो वहाँ पर ग्रीक और अरमाइक लिपि प्रचलित थी। वहीं इसके बाद इधर पाकिस्तान में आते हैं और भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र, यानी कह ले भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, यहाँ पर जो है खरोष्ठी लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग पाया गया है और खरोष्ठी लिपि से संबंधित शिलालेख पाए गए हैं। इसके बाद भारत के आंतरिक भाग में सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग पाया गया है और सबसे ज़्यादा शिलालेखों पर भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग पाया गया है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि अशोक के शिलालेखों पर सबसे ज़्यादा किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो कौन सी लिपि है वो? ब्राह्मी लिपि। लेकिन अगर आपसे यह पूछता है कि अशोक के शिलालेखों पर कौन सी लिपि पाई गई है, तो ये सभी चारों लिपियां पाई गई हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं स्तंभों के बारे में कि अशोक ने कुछ स्तंभ के निर्माण करवाए थे और इन स्तंभों के माध्यम से भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और अपने राजनीतिक उद्देश्य से, जनता के बीच संदेश फैलाने के उद्देश्य से जनता के बीच इनका निर्माण करवाया गया और इन स्तंभों के माध्यम से कुछ संदेश देने का प्रयास किया गया। तो इन स्तंभों की संख्या 7 प्राप्त होती है और इनमें जो सबसे प्रमुख है वह है सारनाथ का स्तंभ। तो सारनाथ के स्तंभ से ही कई बार क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। तो सारनाथ के स्तंभ में क्या ऐसा प्रमुख है? इसके ऊपरी हिस्से में जहाँ से सबसे प्रमुख बात सामने आती है, तो इस स्तंभ जिसकी आकृति कुछ ऐसे होती है, यहाँ पर बेस होता है और एक ये स्तंभ होता है। इसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पर 4 सिंह की आकृति है, जिनके मुख चारों दिशाओं में हैं और इन्हें किसी भी तरफ से देखने पर हमें सिर्फ 3 सिंह दिखाई देते हैं। एक तो फ्रंट पे दिखाई देता है, एक लेफ्ट और राइट पे। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो कई बार उत्तर आप लोग 3 दे देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो कितने हैं? कुल 4 सिंह हैं और इसी स्तंभ से ही राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है अशोक स्तंभ का। अब इसके नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर कुछ और पशुओं के चित्र मिलते हैं, जिनमें घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल के चित्र मिलते हैं। इसके बाद इसके थोड़ा और नीचे यहाँ पर 24 तीलियों वाला चक्र का जो चिन्ह मिलता है, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय तिरंगे में इसका चिन्ह मिलता है। तो ये 24 तीलियों वाला चक्र जो मिलता है, ये भी अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। तो सबसे प्रमुख जो स्तंभ है सारनाथ का स्तंभ है। इसके बाद इसके स्तंभों के जो सबसे ज़्यादा इसके स्तंभ प्राप्त हुए हैं वह बिहार और यूपी के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि सबसे प्रमुख सारनाथ का स्तंभ था। तो इसमें क्या क्या प्रमुख बातें थी? 4 सिंह हैं सबसे ऊपरी हिस्से पर। राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा लिया गया है इसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। इनमें अलग अलग पशुओं के चित्र मिलते हैं, घोड़ा, हाथी, सिंह, बैल और 24 तीलियों वाला चक्र भी इसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके बाद अशोक ने कुछ गुहा लेखों का निर्माण करवाया था। तो ये गुहा लेख क्या होते थे? गुफाओं को काट करके जो आजीवकों के लिए बनवाया था। आजीवक ये कौन थे? तो आजीवक एक संप्रदाय था जो कि अशोक का पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। तो अपने पिता, जो कि उसका पिता आजीवक संप्रदाय को मानता था, इस वजह से अशोक ने आजीवकों के लिए भी गुफाओं को काट करके उनके रहने के लिए
एक जैसे कि वो लोग बारिश में यानी बरसात हो, ठंडी हो या कैसी भी परिस्थिति हो, वह आसानी से वहाँ पर निवास कर सके। तो आजीविकों के निवास के लिए बराबर की पहाड़ियों में बौद्ध गया में वहाँ पर अशोक के द्वारा उनका निवास स्थान गुफा का निर्माण करवाया गया। तो गुहा लेख के संबंध में क्या पढ़ेंगे कि बराबर की पहाड़ियों में बौद्ध गया में आजीविकों के लिए अशोक द्वारा निवास स्थान का निर्माण करवाया गया। गुफा जो कि पहाड़ों को काट करके बनाई जाती थी। इसके बाद इसके पौत्र दशरथ के द्वारा भी नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया गया। जो अशोक का पौत्र था दशरथ, इसके द्वारा भी गुफा का निर्माण करवाया गया उनके रहने के लिए। तो गुहा लेख क्या होते हैं आप लोग समझ लीजिएगा। पहाड़ों को काट करके गुफा बनाई जाती थी, जो कि धर्म के जो प्रचार प्रसार करते थे धर्म गुरुओं के लिए, जो कि अशोक ने बनवाया था, वह आजीविकों के लिए बनवाया था। और इसके बाद में पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुन पहाड़ियों में इस गुफा का निर्माण करवाया था, जहां पर ये धर्म गुरु आसानी से निवास कर सकें। इसके बाद आता है स्तूप। स्तूप अशोक ने बनवाए थे। स्तूप क्या होते थे पहले तो ये समझ लेते हैं। स्तूप की आकृति कुछ इस प्रकार होती थी और यहाँ पर जो धर्म गुरु होते थे या फिर कह लें कि जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते थे, तो इन धर्म गुरुओं के अवशेष यहाँ पर सुरक्षित रखे जाते थे और इसकी आकृति ऐसी बनाई जाती थी और इसे इस तरह से घेराव कर दिया जाता था लकड़ियों से, या फिर कहें लकड़ियों के प्रयोग के द्वारा इसका घेराव किया जाता था। तो जो इनके अवशेषों को संरक्षित किया जाता था और उनके लिए ये जो निर्माण किया जाता था, इन्हें ही स्तूप कहा जाता था। और मौर्य काल में ये जो घेराव था ये लकड़ी का था, जो कि आगे चल करके शुंग काल में इसकी लकड़ी की जगह पत्थरों का प्रयोग किया जाता है और इसका घेराव पत्थरों से किया जाता है। तो स्तूपों में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है, और भरहुत का स्तूप, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख है। और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। हालांकि 84,000 संख्या बहुत बड़ी है, तो थोड़ा ये मानने में ऐसा लगता है कि इतने नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी जो आंकड़े मिलते हैं तो इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख थे वह सांची का स्तूप था और भरहुत का स्तूप था। इसके बाद राजप्रसाद, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था और यह पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है। और यूनानी इतिहासकार इसके बारे में लिखते हैं कि यह जो राजप्रसाद था, यह ऐसा उस समय भवन था जैसे कि किसी देवताओं का भवन हो या देवताओं के लिए निवास स्थान हो। और इसमें सबसे प्रमुख बात क्या थी कि यह 80 खंभों पर टिका हुआ था। इसका जो बेस था वह 80 खंभों के द्वारा निर्मित किया गया था और इसकी फर्श जो है लकड़ी की बनी हुई थी। जो स्तंभ थे, खंभे थे, वह पत्थर के थे। छत और फर्श इसकी लकड़ी से निर्मित थी। तो इसका फर्श और छत लकड़ी से निर्मित थे। जो 80 खंभे थे वह पत्थर से निर्मित थे। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है लोक सेवा की परीक्षाओं में कि राजप्रसाद जो पाया गया है पाटलिपुत्र में, उसका छत किस चीज़ के द्वारा बनाए गए थे, लकड़ी या पत्थर के द्वारा। तो छत और फर्श लकड़ी के द्वारा निर्मित थे, जबकि जो खंभे थे वह पत्थरों के द्वारा निर्मित थे। और क्या कारण रहा कि मौर्यकालीन जो कलाएं थी इतने लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल रहीं? तो इस काल में आकर के पत्थरों का प्रयोग किया गया और पत्थरों के प्रयोग के द्वारा ही इस काल की जो कला थी अपने अस्तित्व को ज़्यादा समय तक बचाए रखने में सफल रही। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ लोक कलाओं के बारे में। ये तो रहे राजाओं के प्रयासों के द्वारा जो कला विकसित की गई और कला पर जोर दिया गया। अब कुछ लोक कलाएं हैं जो वहाँ की आम जनता के द्वारा विकसित की गई। तो इनमें प्रमुख है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो कि वहाँ की आम नागरिकों के द्वारा इनकी मूर्ति निर्माण किए गए। और ये यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति क्या थे कि उस समय देवताओं के दूत के रूप में जाने जाते थे और बाद में
इनकी पूजा होने लगी और एक मूर्ति कला के विकास हुआ और मूर्तियों का इसी काल के बाद एक मूर्ति पूजा का वास्तविक प्रारंभ हुआ। तो यहाँ से लोक कला के बारे में जानकारी मिलती है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। इसके बाद लोक कला में NBPW यानी उत्तरी काली पालिश मृदभांड जो पाए गए, तो ये भी लोक कला के अंतर्गत आते हैं। जो मृदभांड यानी बर्तन होते थे, तो इस समय जो बर्तन थे उत्तरी काली पालिश मृदभांड पाए जाते थे। इसके बाद हम अशोक के धम्म के संबंध में पढ़ेंगे कि अशोक के धम्म के संबंध में जो पढ़ेंगे तो यूनानी इतिहासकार मानते हैं कि जो अशोक का धम्म था यह सभी धर्मों का सार था और इसने सभी धर्मों को संरक्षण दिया था, जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था। तो अशोक ने किसी धर्म को प्रताड़ित नहीं किया, इसमें सभी धर्मों का सार था और ये बौद्ध धर्म को तो मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म के साथ साथ यह नैतिकता पर आधारित था अशोक का धम्म। और यही कारण रहा कि अशोक इस व्यवस्था को बनाए रखने में सफल रहा एक लंबे समय तक। और उसने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कदम उठाए, क्या प्रयास किए, तो अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र जो कि उसका पुत्र था और पुत्री संघमित्रा, तो उसने पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और एक पीपल का वृक्ष लेकर के गए थे और श्रीलंका के राजा को भेंट किया था और श्रीलंका के राजा ने तुरंत उसे स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद उसने नेपाल के राजा को भी बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया। तो यहाँ से हमें जो प्राप्त होती है जानकारी कि उसके पुत्र और पुत्रियों के द्वारा कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और आज भी श्रीलंका और नेपाल में जैसे कि आप देखते हैं बौद्ध धर्म, आज भी वहाँ पर बौद्ध धर्म जो है प्रचार प्रसार वहाँ देखने को मिलता है और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो महेंद्र और संघमित्रा अपने पुत्र और पुत्री के द्वारा वह बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करवाया। इसके बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, आंतरिक भागों में अपने साम्राज्य की जो सीमा थी, साम्राज्य की सीमा तक उसने अंदर धम्म महामात्रों की नियुक्ति करके, जैसे कि नियुक्ति का जो वर्णन मिलता है 5वें शिलालेख में मिलता है धर्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन। तो धर्म महामात्रों के द्वारा वह अपने साम्राज्य के आंतरिक भागों में इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करता है और ये घूम घूम करके धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। शिलालेखों के द्वारा, स्तंभ के द्वारा, उस स्तूप के द्वारा, जो कि इसमें जनता के बीच राजनीतिक संदेश के साथ साथ धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए भी जनता के बीच इस उद्देश्य से कि धर्म का प्रचार प्रसार हो, जनता के बीच ये रखे जाते थे। शिलालेखों का निर्माण करवाया जाता था, स्तंभों का निर्माण करवाया जाता था। इसके बाद अशोक ने कुछ धर्म यात्राएं की थी। तो धर्म यात्रा जब राजा करेगा तो जनता के बीच भी कुछ ऐसा मोरल इफेक्ट पड़ता है कि वह भी इस धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा माने। और इस धर्म यात्रा के संबंध में अशोक ने 10वें वर्ष यानी कलिंग युद्ध के 1 वर्ष के बाद वह बोध गया था, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 20वें वर्ष वह लुम्बिनी के पास रुम्मिनदेई जगह पड़ती है, यहाँ गया था। और ऐसा कहा जाता है कि इन जगहों पर उसने टैक्स को कम करने संबंधी उल्लेख मिलते हैं। तो रुम्मिनदेई जो कि सबसे छोटा अभिलेख भी माना जाता है, सबसे छोटा अभिलेख जो अशोक का है वह रुम्मिनदेई अभिलेख है, तो याद रखिएगा। इसके बाद उसकी यात्रा के क्रम को भी दिखाया गया है कि वह पहले कहाँ गया था। तो वह पहले गया था, बौद्ध गया। इसके बाद वह कुशीनगर गया जहाँ उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद वह लुम्बिनी गया जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इसके बाद वह श्रावस्ती, फिर सारनाथ और इसके बाद कपिलवस्तु। तो इस तरह उसका क्रम रहा बौद्ध यात्राओं के संबंध में, तीर्थ यात्राओं के संबंध में। सबसे पहले गया, फिर कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती, सारनाथ और फिर कपिलवस्तु। तो आज के इस वीडियो में हमने मौर्य कला के संबंध में, शिलालेखों के संबंध में, स्तंभ, गुहालेख, राजप्रसाद, लोक कलाएँ कैसी थी और सबसे इम्पोर्टेंट अशोक के धम्म के संबंध में और जो उसने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किए, इसके बारे में पढ़ा। और आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मौर्य वंश के बाद
क्या परिस्थिति रही, क्योंकि इसके बाद अशोक के जो वंशज हुए वह इस व्यवस्था को बनाए रखने में असफल रहे और इसका यही कारण रहा कि मौर्य वंश लगभग 135 वर्षों में समाप्त हो गया। और फिर इसके बाद इस पूरे साम्राज्य को संभालने के लिए मगध साम्राज्य में कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। और फिर इसके बाद क्या परिस्थिति रही, इसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे।